हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। और साथ में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर फिफ्थ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माइनर पेपर, जिसका हमारा टाइटल है राइट बेस्ड गवर्नेंस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर फिफ्थ के वे सभी स्टूडेंट्स जो माइनर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गन शॉट क्लास है और आप सभी को पता है कि गन शॉट क्लासेस के अंदर हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक यूनिट में से टॉपिक वाइज कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विज़डम को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के यूज़फुल कंटेंट आप लोगों तक पहुँचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं इस पेपर के यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए बनता है वो है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? ये मानव अधिकार क्या होते हैं? तो ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक एंड द फंडामेंटल राइट्स व्हिच एवरी ह्यूमन बीइंग एन्जॉयज बाय द बर्थ। तो हमें हमारे जन्म के साथ में ही कुछ मौलिक और मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हीं को क्या कहा जाता है? ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। तो हर एक व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही कुछ मूलभूत और मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मानव अधिकार कहते हैं। दीज राइट्स एंश्योर डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स। और सभी व्यक्तियों की गरिमा का रक्षा करना, सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और सभी व्यक्तियों की समानता को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? ये ह्यूमन राइट्स, ये मानव अधिकार ही करते हैं। दे आर यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक होते हैं एंड एसेंशियल फॉर ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। और किसी भी एक सभ्य समाज के लिए ये अति आवश्यक होते हैं। यानी आपको अगर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का निर्माण करना है, तो आपके लिए ये मौलिक अधिकार या मानव अधिकार जो होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट पे से हमारे लिए बनता है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट की विशेषताएं क्या होती है? तो ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इनहेरेंट एंड इनअलाइनेबल इन नेचर। यूनिवर्सल का मतलब ये सार्वभौमिक होते हैं, सभी को प्राप्त होते हैं। इनहेरेंट यानी हमें जन्म से ही ये मानव अधिकार प्राप्त होते हैं। और इनअलाइनेबल यानी ये इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता हमसे। इनका नेचर जो है वो कैसा होता है? इनअलाइनेबल होता है, ये अविच्छेदनीय होते हैं, ये हमारे पास हमेशा मौजूद रहते हैं। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो मानव अधिकार है, हर एक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। दीज राइट्स आर इनडिवाइजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट। ये अविच्छिन्न होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से इन अधिकारों को अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ राइट बेस्ड गवर्नेंस। या अधिकार आधारित शासन की अवधारणा को समझाइए। तो राइट बेस्ड गवर्नेंस मीन्स द गवर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल। तो ऐसी गवर्नमेंट जो गवर्न यानी प्रशासन करती है किसके ऊपर? मानव अधिकार के सिद्धांत पर बेस्ड होकर के जो प्रशासन करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकार आधारित शासन कहते हैं। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। और ऐसी गवर्नेंस यानी राइट बेस्ड गवर्नेंस जो होती है, अधिकार आधारित शासन जो होता है, वो किस चीज को सुनिश्चित करती है? ट्रांसपेरेंसी यानी शासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। अकाउंटेबिलिटी शासन की जिम्मेदारी को तय करती है, जवाबदेही को तय करती है। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन और प्रशासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। इसीलिए जो ये लोक प्रशासन हमारा है, ये किसके लिए काम करता है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा की सुरक्षा के लिए हमारा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है, व्हाट इज राइट टू हेल्थ? ये राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार क्या होता है? द राइट टू हेल्थ मीन्स द राइट टू एंजॉय द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस समाज के अंदर सर्वोत्तम स्तर की, ठीक है, सर्वोत्तम स्तर की फिजिकल यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार आपको प्राप्त है। इसी को हम क्या कहते हैं? राइट टू हेल्थ कहते हैं। यानी प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको एक ऐसा माहौल मुहैया करवाए जिसमें आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ जो है, स्वास्थ्य है, वो सर्वोत्तम कोटि का हो। और यही आपका क्या है? राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार होता है। इट इंक्लूड्स एक्सेस टू द मेडिकल फैसिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या शामिल होती है आपके स्वास्थ्य के अधिकार में? कि आपको जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो, एंड द क्लीन एनवायरनमेंट, और आपको एक ऐसा पर्यावरण प्राप्त हो, क्लीन यानी साफ सुथरा पर्यावरण प्राप्त हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। इट इज एसेंशियल फॉर डिग्निफाइड लाइफ। अगर आपको अपने जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से, सम्मानपूर्ण तरीके से जीना है, तो ये उसके लिए अति आवश्यक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आपके लिए बनता है, हाउ डिड द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स इवॉल्व? ये मानव अधिकारों की जो अवधारणा आई थी, इसका विकास कैसे हुआ? क्यों आई थी ये मानव अधिकारों की अवधारणा? तो द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स डेवलप्ड ग्रेजुअली थ्रू आउट द हिस्ट्री। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटेंगे, तो हम देखेंगे धीरे धीरे इन मानव अधिकारों का क्या हुआ है? विकास होता रहा है। एंशियंट सोसाइटीज एम्फेसाइज्ड जस्टिस एंड द मोरल वैल्यूज। जो हमारी प्राचीन समाज हुआ करता था, जो हमारे
प्राचीन एक ढर्रा चला करता था समाज के अंदर, उसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया? जस्टिस यानी न्याय पर और मोरल वैल्यूज़ यानी नैतिकता के ऊपर उसमें बल दिया गया था। तो हमारा प्राचीन जो सोसाइटी थी, जो एंशिएंट सोसाइटी थी, उसके अंदर जो फोर्स किया गया, एम्फसाइज़ किया गया किसको? एक तो जस्टिस को, दूसरी मोरल वैल्यूज़ यानी नैतिक मूल्यों को उसमें फोर्स किया गया था। जबकि मॉडर्न डेमोक्रेसी यानी आधुनिक जो प्रजातंत्र है, वो किस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लीगल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हमारे जो अधिकार हैं, उनको कानूनी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आधुनिक जो लोकतंत्र है, वो कार्य कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो बनता है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? यूडीएचआर, ठीक है? इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है यूडीएचआर। यूडीएचआर का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या होता है? तो यूडीएचआर इज़ द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 1948। तो 1948 के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने एक दस्तावेज को स्वीकार किया, जिसको हम मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? यूडीएचआर कहते हैं। इस यूडीएचआर के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? 30 आर्टिकल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। इट सर्व एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ऑल नेशन। और ये जो यूडीएचआर है, जिसके अंदर 30 आर्टिकल्स हैं, ये पूरे विश्व के लिए एक मानक, एक स्टैंडर्ड को सेट करने का काम करता है। यानी पूरे विश्व में मानव अधिकारों को इस तरीके से फॉलो किया जाएगा, उस चीज की गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम करता है आपको यूडीएचआर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो बनता है आपके लिए, Why is UDHR important? The UDHR provide the international recognition to the human rights. जो मानव अधिकार है, उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम कौन करता है? आपका यूडीएचआर ही तो करता है। इट प्रमोट्स फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मनुष्यों को न्याय प्राप्त हो, इंसानों को न्याय प्राप्त हो, समानता का बर्ताव उनके साथ हो और वो स्वतंत्र वातावरण में रहें, इस चीज को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? आपका यूडीएचआर करता है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट लॉ। और आधुनिक मानव अधिकार से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, उनका आधार कौन है? आपका ये यूडीएचआर ही माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट? यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन में? तो द यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स द प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। यूनाइटेड नेशन का एक काम है कि वो एक तो मानव अधिकारों को प्रमोट यानी बढ़ावा देता है, और पूरे वैश्विक स्तर पर वो क्या करता है? मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट फॉर्मुलेट्स इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड मॉनिटर्स देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब जो ये यूनाइटेड नेशन है, ये क्या करता है? समय समय पर इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को फॉर्मुलेट करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को बनाता है, और इस चीज को मॉनिटर करता है, निगरानी करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंदर जिन बातों के ऊपर सहमति बनी है, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, उनको लागू किया गया है कि नहीं किया गया है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेंबर्स नेशन। और जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उनको मानव अधिकारों से संबंधित हर प्रकार की सहायता मुहैया कराने का काम भी कौन करता है? आपका यूनाइटेड नेशंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट? आईसीईएसआर, ठीक है? ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन क्या है, ठीक है? तो द आईसीईएससीआर इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एडॉप्टेड इन 1966। 1966 के अंदर एक ट्रीटी, एक संधि, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई, और उसी को हम क्या कहते हैं? आईसीईएससीआर कहते हैं। इट रिकॉग्नाइजेज इट रिकॉग्नाइजेज द राइट्स रिलेटेड टू द हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। और जो 1966 के अंदर ये संधि हुई थी, इसमें इस चीज को पहचाना गया कि हर एक व्यक्ति को हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, और उसको आजीविका का अधिकार है। इस चीज को पहचाना गया था 1966 के अंदर। एक कन्वेंशन हुआ था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, जिसको हम आईसीईएसआर के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। और इसके बाद इसके बारे में, या इस ट्रीटी के अंदर पहली बार, इस कन्वेंशन में पहली बार इस चीज को समझा गया था, पहचाना गया था कि हर एक व्यक्ति के पास स्वास्थ्य का, एजुकेशन का और उसकी आजीविका का अधिकार होना चाहिए। इट एम्स एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे जीवन स्तर में सुधार लाना ही इस जो ट्रीटी थी, इसका उद्देश्य था, ठीक है? तो आईसीईएसआर का एम क्या था, उद्देश्य क्या था? हमारे मानव जीवन की गुणवत्ता के अंदर चेंज लेकर के आना, मानव गुणवत्ता के जीवन को सुधारना, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ इन द राइट टू हेल्थ? राइट टू हेल्थ में डब्ल्यूएचओ का क्या रोल है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड। जो वैश्विक स्तर पर जो हमारे हेल्थ के मानक हैं, स्वास्थ्य के मानक हैं, उनको प्रोमोट यानी बढ़ावा देने का काम कौन करता है? डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। इट
रिकॉग्नाइजेज हेल्थ एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। और ये डब्ल्यूएचओ ही है जो ये बात तय करता है कि भैया हेल्थ जो है ना हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, हमारा मौलिक मानवीय अधिकार है। ये हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है। इस चीज को प्रमोट करने का काम कौन करता है? ये डब्ल्यूएचओ ही करता है। इट सपोर्ट द कंट्रीज इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम। और जो भी डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश हैं उनके हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर उनके स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सुधार हो, उस चीज को बढ़ावा देने का काम भी डब्ल्यूएचओ ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन राइट्स इन मॉडर्न डेमोक्रेसी? आधुनिक लोकतंत्र में मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अब जो हमारे वर्तमान में जो आधुनिक प्रजातंत्र चल रहे हैं उनके अंदर हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे जो मानवीय अधिकार हैं, उनको सुरक्षा प्राप्त है। किसके माध्यम से? हमारे संविधान और हमारे कानून के माध्यम से हमारे जो मानव अधिकार हैं वो सुरक्षित है, यानी कोई भी हमारे मानव अधिकारों का हनन नहीं करता है। आधुनिक लोकतंत्र के अंदर हमारे संविधान के अंदर ये प्रोविजंस किए गए हैं और कानून में ये प्रोविजन किए गए हैं कि कोई भी हमारे मानव अधिकारों का हनन ना कर पाए। कोर्ट्स एंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट। और जो हमारे देश की अदालतें हैं, जो न्यायपालिकाएं हैं, वो इस चीज को सुनिश्चित करती है कि ये जो मानव अधिकार है ये क्या करे जाए, ये पूरी तरीके से सही सही रूप में लागू हो, हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो। इन चीज को सुनिश्चित करने का काम हमारे यहाँ की अदालतें करती है। दे प्रमोट जस्टिस एंड इक्वलिटी इन द सोसाइटी। ये मानव अधिकार ही होते हैं और ये हमारी कोर्ट ही होती है जो क्या करती है, किसी भी समाज के अंदर समानता और न्याय की धारणा जो होती है उसको प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्टिकल 25 ऑफ यूडीएचआर? बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूडीएचआर का 25। आर्टिकल 25 रिकॉग्नाइज द राइट टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, हमें एक तो स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है और हमें हमारे कल्याण का अधिकार प्राप्त है। इसी चीज को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? यूडीएचआर का आर्टिकल 25 रहता है। तो अनुच्छेद 25 जो यूडीएचआर का है वो ये कहता है कि स्वास्थ्य और कल्याण का अधिकार जो है हर एक मनुष्य को प्राप्त है। इट इंक्लूड्स फूड। अब इसमें क्या आएगा? हमें खाना खाने का अधिकार, यानी खाना हमें प्राप्त होना चाहिए, हमारे पास आवासीय सुविधाएं होनी चाहिए और हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। इस चीज को कौन सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 25 ऑफ यूडीएचआर। इट एंश्योर ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। और हमारे जीवन का स्तर कम से कम एक सम्मानजनक तो हो, इस चीज को सुनिश्चित करता है कौन? आर्टिकल 25। क्योंकि आर्टिकल 25 किन चीजों की बात करता है? हर एक व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो, हर एक व्यक्ति के पास रहने के लिए घर हो और हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सेवाएं मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आप लोगों के लिए बनता है, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किस तरीके से करता है? तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द ह्यूमन राइट्स थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर जो हमारे मानव अधिकार हैं उनको ही क्या बोला गया है? मौलिक अधिकारों के थ्रू। ठीक है, जो मौलिक अधिकारों के माध्यम से मानव अधिकारों की गारंटी देने का काम करता है कौन? हमारा भारतीय संविधान। आर्टिकल 21 एंश्योर द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 इस चीज को सुनिश्चित करता है कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का और गरिमापूर्ण जीवन जीने का, यानी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। कौन कहता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है। कोर्ट्स एक्सपेंड दीज राइट्स थ्रू द जजमेंट्स। और समय समय पर हमारे यहाँ की अदालतें जो है इन अधिकारों का विस्तार करती आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन डिग्निटी? मानव गरिमा से आप समझते क्या है? ह्यूमन डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्टेबल फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक व्यक्ति को इस समाज के अंदर रिस्पेक्ट प्राप्त हो, इसी को हम क्या कहते हैं? मानवीय गरिमा कहते हैं। इट एंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर ना तो कोई भेदभाव हो और ना ही कोई शोषण हो, उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस चीज को सुनिश्चित करने का काम भी क्या करता है? ह्यूमन डिग्निटी करती है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट। और जितने भी आपके मानव अधिकार हैं उनका बेस, उनका आधार किसको माना जाता है? ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाई इज द राइट टू हेल्थ इंपॉर्टेंट? ये राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है? तो द राइट टू हेल्थ एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। आपके मानसिक और आपके शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया हो, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? राइट टू हेल्थ होना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा मानसिक और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? राइट टू हेल्थ करता है। इट एंश्योर एक्सेस टू ऑल मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है? हमें स्वास्थ्य से संबंधित सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त हो और हम एक ऐसे वातावरण में जिए जो वातावरण क्या हो? बिल्कुल शुद्ध हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। इट हेल्प्स इन अवर ह्यूमन डेवलपमेंट। और मनुष्य का समग्र विकास में राइट टू हेल्थ हमारी बहुत हेल्प करता है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस यूनिट में से हमारे लिए कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ट्रेस द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एग्जामिन देयर रिलेवेंस इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। मानव अधिकारों के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए तथा आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व में उसकी प्रासंगिकता पर विवेचन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बनता है, डिफाइन ह्यूमन राइट्स एंड एक्सप्लेन देयर नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी। मानव अधिकार क्या होते हैं, उनकी प्रकृति, उनका विशेषताएं और सभ्य समाज में उनकी महत्व क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, डिस्कस द राइट टू हेल्थ एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य के अधिकार को मानव अधिकारों के अभिन्न रूप के रूप में विवेचित कीजिए। तो ये यूनिट फर्स्ट थी और ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमारी यूनिट फर्स्ट में से बन सकते थे। अब बढ़ते हैं हमारी अगली यूनिट सेकंड की तरफ और देखते हैं सेकंड यूनिट में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सेकंड यूनिट से हमारे लिए बनता है वो है, व्हाट इज मीन बाय राइट बेस्ड अप्रोच इन गवर्नेंस। राइट बेस्ड अप्रोच इन गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? राइट बेस्ड अप्रोच इन गवर्नेंस मीन्स द ट्रीटिंग वेलफेयर स्कीम्स एज द लीगल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन। जो शासक शासन में अधिकार आधारित दृष्टिकोण जो होता है, राइट बेस्ड दृष्टिकोण जो होता है, अधिकार आधारित जो प्रशासन का रवैया होता है, उसके अंदर किस-किस चीज़ को शामिल किया गया है कि भैया जो जितने भी नागरिक हैं, उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएँ लाई जा रही है, वो उनका क्या है, कानूनी अधिकार है। तो शासन में अधिकार आधारित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है कि कल्याणकारी योजनाओं को नागरिकों का कानूनी अधिकार मानना, ठीक है? तो मतलब आपके लिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है, प्रशासन के द्वारा लाई जाती है, वो आपका क्या है, कानूनी अधिकार है, ठीक है? इन दिस अप्रोच, और इस प्रकार की अप्रोच में पीपल आर कंसीडर्ड राइट्स होल्डर एंड द गवर्नमेंट इज द ड्यूटी बियरर। अब इस प्रकार की अप्रोच जो होती है, राइट बेस्ड अप्रोच जो होती है, जहाँ पर आप अधिकार के साथ अपनी चीज़ों को मांग सकते हैं, वहाँ पर आप क्या होते हैं, राइट होल्डर होते हैं, यानी आपके पास अधिकार है और गवर्नमेंट ड्यूटी बियरर है और सरकार को क्या करना है, अपने इन अधिकारों को लोगों तक पहुंचा करके अपने कर्तव्य का पालन करना है। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेशन। और यही चीज़ है, राइट बेस्ड अप्रोच ही सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करती है नागरिकों के प्रति, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर के आती है और लोगों की प्रशासन में पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 गिव्स सिटीजन द लीगल राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। आप किसी भी सरकारी संस्था से, ठीक है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है वो ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक है, वो सरकार की किसी भी संस्था से उस जानकारी लेने का उसके पास क्या है, कानूनी अधिकार है। तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको सरकार की किसी भी संस्थाओं से अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो जानकारी आप ले सकते हैं, ये आपका कानूनी अधिकार है। ये कब बना? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना था, ठीक है? इट प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्निंग फंक्शन। अब क्या होता है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही इससे तय हो गई, सरकारी तंत्र में क्या आ गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, पारदर्शिता आ गई, क्योंकि आप उन सरकारी संस्थाओं के बारे में जान सकते हैं कि वो अपना कार्य सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली में उनकी जवाबदेही तय करता है और शासन में पारदर्शिता को लेकर के आता है। इट स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम भी करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से हमारे लिए बनता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य था क्या? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट टू मेक गवर्नमेंट फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट। जो सरकारी शासन है, जो सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली है, उनमें पारदर्शिता आए, इसी के लिए आरटीआई एक्ट 2005 को लाया गया था। इट एम्स टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट में करप्शन यानी भ्रष्टाचार कम हो, लोगों की भागीदारी शासन के अंदर बढ़े, इसी के लिए आरटीआई एक्ट 2005 आया था। इट एम्पावर सिटीजंस टू क्वेश्चन अथॉरिटीज, और ये नागरिकों को अधिकार देता है कि वो सरकारी संस्थाओं से क्या कर सकती है, क्वेश्चंस पूछ सकती है और उनसे जवाब जान सकती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, हु कैन सीक इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग कौन व्यक्ति जानकारी मांग सकता है सरकारी संस्थाओं से? तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सीक इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। तो भारत का कोई भी नागरिक होगा ना, वो आरटीआई एक्ट के थ्रू सरकार की किसी भी संस्था से कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकारी है। द एप्लीकेंट डज नॉट नीड टू गिव एनी रीजन फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन। और आपको ये जानकारी क्यों चाहिए, इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी रीजन देने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक अथॉरिटीज आर बाउंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और सरकारी संस्थाएं आपको जो सूचना आपने मांगी है वो सूचना देने के लिए बाउंड है, बाध्य होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज मनरेगा, ठीक है? ये मनरेगा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा इज राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटीज स्कीम फॉर रूरल पीपल। गांव के लोगों को
गाँव के लोगों को रोज़गार प्राप्त करने के अधिकार को देने के लिए इस मनरेगा स्कीम को लाया गया था। तो मनरेगा एक स्कीम थी, मनरेगा एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया अभियान है जिसके तहत गाँव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है और ये उनका क्या है, राइट है, अधिकार है कि गाँव के हर एक व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा। इट प्रोवाइड अ लीगल गारंटी ऑफ 100 डेज़ बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। मनरेगा क्या करता है, आपको कानूनी गारंटी देता है, ठीक है? कानूनी गारंटी आपको देता है कि कम से कम आपको 1 साल में 100 दिन का रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी एवज़ में आपको क्या दिया जाएगा, वेज यानी आपको एक पैसा दिया जाएगा, ठीक है? इट एम्स टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी और इसका उद्देश्य क्या था कि गाँव की क्या हो, गरीबी थोड़ी-सी कम हो, इसलिए इस स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? मनरेगा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ रूरल एरिया। गाँव के लोगों को, ठीक है? गाँव के लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मिले और उनकी आजीविका को सुरक्षित किया जाए, इसी के लिए मनरेगा को लाया गया था, ठीक है? इट एम्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन। गाँव के लोगों की बेरोज़गारी दूर हो और गाँव के लोग अपने गाँव को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर नहीं हो, इसीलिए गाँव के लोगों को गाँव में ही रोज़गार मुहैया कराने के लिए क्या लाया गया था? मनरेगा को लाया गया था। इट ऑल्सो प्रमोट्स द रूरल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास को भी ये बढ़ावा देता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, हाउ मेनी डेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट गारंटीज अंडर मनरेगा? मनरेगा के अंडर में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो एटलीस्ट 100 डेज वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम 100 दिन का रोजगार एक व्यक्ति को प्राप्त होगा और जिसकी एवज में उसको क्या मिलेगा, एक मेहनताना उसका दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। हर एक घर से व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज गिवन इफ द वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड। और अगर गवर्नमेंट उस व्यक्ति को किसी तरीके का कोई कार्य मुहैया नहीं करा देती है तो उसके लिए उसको क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता भी देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी उस व्यक्ति को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मीन बाय द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अंडर द मनरेगा? मनरेगा के अंडर में ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, ये क्या होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज गिवन व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन द 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन। अब गांव के किसी व्यक्ति ने इस मनरेगा के तहत आवेदन किया और उसको 15 दिन में अगर गवर्नमेंट कोई रोजगार नहीं देती है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अब उसको गवर्नमेंट क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी उसको बेरोजगारी भत्ता देगी। इट इज ए लीगल कंपनसेशन टू द वर्कर। और ये जो वर्कर है ये उसका क्या है, लीगल कंपनसेशन है, उसका कानूनी मुआवजा होता है, यानी कानून के द्वारा बाध्य है कि अगर गवर्नमेंट उसको 15 दिन के अंदर अंदर कोई रोजगार मुहैया नहीं करा देती है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और इस तरीके से सरकार की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने का काम ये मनरेगा करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो यहाँ से बनता है, व्हाट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या था? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एज्ड 6 टू 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और आवश्यक शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, इसी के लिए क्या लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? 6 से 14 साल तक के बच्चों को आवश्यक रूप से और फ्री जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए, यही इसका उद्देश्य था। इट मेक्स एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। और ये 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, इसी ने क्या बनाया, एजुकेशन को आपका मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है? इट एंश्योर्स यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये किस चीज को सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों की या सभी बच्चों को उसकी प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन उनको प्राप्त हो, इस चीज को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट? जो आरटी एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव ये की था कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, सभी बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, स्कूलों से ड्रॉप आउट की संख्या घट जाए, यानी स्कूलों को जो छोड़ देते हैं बच्चे उनकी दर को कम करना और क्वालिटी इक्वलिटी इन एजुकेशन और सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, यही आरटी एक्ट का उद्देश्य था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर द आरटी एक्ट? तो 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे थे वो बच्चे आरटी एक्ट के तहत कवर होते हैं। उनकी फ्री एजुकेशन होगी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। इट मेक्स द स्कूलिंग कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन और सभी बच्चों के लिए स्कूल आवश्यक होगी, इस चीज को सुनिश्चित करता है आपका आरटी एक्ट, ठीक है? नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द 25% रिजर्वेशन प्रोविजन अंडर द आरटी एक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था इसमें 25% प्रोविजन का क्या मतलब होता है? तो आरटी एक्ट का मतलब ये हो गया कि 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल, कि गवर्नमेंट स्कूल ये नहीं, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी गरीबों का बच्चा पढ़ सके, इसलिए इस आरटी एक्ट के तहत एक प्रोविजन किया गया कि हर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का बच्चा है, वो उस उनके लिए 25% सीटें रिजर्व कर दी गई। तो हर प्राइवेट स्कूल के अंदर आरटी एक्ट के तहत कमजोर
आर्थिक वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों को रिजर्व कर दिया गया, यही 25% रिजर्वेशन था। इट प्रमोट द सोशल इंक्लूजन, ये समावेशी, ठीक है, ये कैसा सामाजिक समावेशन को बढ़ाता है एंड इट एंश्योर द इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, और सभी बच्चों को बराबर की शिक्षा प्राप्त हो पाए उस चीज को सुनिश्चित भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाई आर द वेलफेयर स्कीम्स कॉल्ड लीगल राइट? जो आपकी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आपका लीगल राइट क्यों कहा जाता है? तो वेलफेयर स्कीम्स आर कॉल्ड लीगल राइट्स बिकॉज दे आर बैक्ड बाय द लॉ। तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं ना, वो सारी की सारी क्या होती है, कानून के द्वारा समर्थित होती है। तो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं होती है ना, उन सबको पीछे क्या रहता है, कानून रहता है। यानी कानून ये कहता है कि ये सारी कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हमारा कानूनी अधिकार कहा जाता है। सिटीजन्स कैन डिमांड देयर बेनिफिट्स लीगली। अगर आप तक उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, कानूनी रूप से उसके बेनिफिट्स की मांग कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स ड्यूटी इज टू बाउंड टू इम्प्लीमेंट द टैम, और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उसे इन योजनाओं को लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है आपके लिए, हाउ डू राइट बेस्ड स्कीम्स स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी? राइट बेस्ड स्कीम्स एम्पावर सिटीजन्स टू डिमांड देयर एंटाइटलमेंट्स। जो अधिकार आधारित योजनाएं होती है, नागरिकों को अपने जो अधिकार होते हैं उनको मांगने के लिए क्या करती है, वो उनको एम्पावर करती है, उनको सशक्त बनाती है। दे प्रोमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और ये राइट बेस्ड स्कीम ही पारदर्शिता लाती है और सरकार की जवाबदेही तय करती है। दे स्ट्रेंथन्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, और ये राइट बेस्ड स्कीम ही होती है जो प्रशासन के अंदर लोगों की सहभागिता को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाई इज राइट बेस्ड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट इन इंडिया? भारत में राइट बेस्ड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? तो राइट बेस्ड गवर्नमेंट इंश्योर द सोशल एंड द इकोनॉमिकल जस्टिस। जो भी राइट बेस्ड गवर्नेंस होती है वो एक चीज को सुनिश्चित करती है, और क्या, कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय को समाज में सुनिश्चित करने का काम कौन करती है, राइट बेस्ड गवर्नेंस करती है। इट मेक्स वेलफेयर स्कीम्स पीपल सेंट्रिक, और ये राइट बेस्ड गवर्नेंस ही होती है जो लोक कल्याणकारी योजनाएं वेलफेयर स्कीम्स को क्या बनाती है, पीपल सेंट्रिक यानी जन केंद्रित बनाती है। इट स्ट्रेंथन्स इंक्लूसिव एंड द डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, और एक समावेशिक और एक लोकतांत्रिक विकास को सुनिश्चित करने का काम, उसको मजबूत करने का काम भी आपका राइट बेस्ड गवर्नेंस करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन सकते हैं। तो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच इन गवर्नेंस एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस यूनिट में से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, critically examine the Right to Information Act 2005 as the instrument for transparent and the democratic accountable governance। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड डिस्कस द मनरेगा। ठीक है, अब आपको मनरेगा की फुल फॉर्म याद रखनी है, कई बार पूछ ली जाती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आपको याद रखना है, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट थर्ड की तरफ, और यूनिट थर्ड में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए रह सकते हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? ये NHRC क्या होता है? ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखनी है, NHRC का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। The National Human Rights Commission is a statutory body established in 1993 under the protection of the Human Rights Act। तो मानव अधिकार, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, सॉरी, जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था, उसके तहत 1993 के अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई, और ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंतर्गत 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक वैधानिक संस्था की स्थापना की गई, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। इट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। अब ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है, भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने, सुरक्षित करने का काम और उनको प्रमोट करने का काम, बढ़ावा देने का काम कौन करता है, आपका NHRC करता है। इट इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और अगर कहीं मानव अधिकारों का हनन हुआ है, मानव अधिकारों से संबंधित कोई शिकायत आई है, तो उसकी जांच पड़ताल करने का काम भी कौन करता है, आपका NHRC करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है, Why was NHRC established? ये NHRC क्यों बनाया गया? NHRC was established to protect and promote the human rights in India। भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए NHRC की स्थापना की गई थी 1993 के अंदर। ठीक है, इट एम्स टू प्रिवेंट वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। मानव गरिमा का हनन ना हो, मानव की गरिमा के साथ खिलवाड़ ना हो, इसी चीज को रोकने के लिए NHRC की स्थापना की गई। एंड इट ऑल्सो स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द ह्यूमन राइट्स, और मानव अधिकारों के संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी कौन करता है, आपका NHRC करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट
आता मेन फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी। एनएचआरसी के फंक्शंस क्या हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। अगर ह्यूमन राइट्स का कहीं भी कोई वायोलेशन हुआ है, हनन हुआ है, तो उस केस की जांच पड़ताल करने का काम कौन करेगा? एनएचआरसी करेगा। इट इंस्पेक्ट द जेल्स एंड द डिटेंशन सेंटर। हमारे जेल के अंदर या निरोध केंद्रों के अंदर कैदियों के साथ कहीं बुरा बर्ताव तो नहीं हो रहा, उस चीज़ को इंस्पेक्ट करने का काम, उस चीज़ को जांच पड़ताल करने का काम भी आपका एनएचआरसी करता है। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन द ह्यूमन राइट पॉलिसीज। और अगर आपकी सरकार कोई मानव अधिकारों को लेकर के किसी प्रकार की कोई नीति बना रही है, तो उसमें गवर्नमेंट को सलाह देने का काम भी आपका एनएचआरसी करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? वो तो एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। अब ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है? द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है? ह्यूमन राइट एक्ट जो आया था 1993 के अंदर, यानी मानव अधिकारों से संरक्षण अधिनियम जो आया था, उसी के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक संस्था की स्थापना की गई। उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य मानव अधिकार आयोग कहते हैं, ठीक है? तो मानव संरक्षण अधिकार जो 1993 आया था, उसी के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था की स्थापना की गई, जिसको हम क्या कहते हैं? एसएचआरसी यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। इट वर्क्स एट द स्टेट लेवल। एसएचआरसी कहाँ पे काम करता है? राज्य स्तर पर काम करता है। और राज्य स्तर पर क्या करता है? मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है? इट इन्वेस्टिगेट द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन ए स्टेट। और किसी राज्य के अंदर अगर मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तो उनकी जांच पड़ताल कौन करेगा? आपका एसएचआरसी करेगा, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन करेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एसएचआरसी? एसएचआरसी का फंक्शन क्या है? क्या काम है एसएचआरसी का? तो एसएचआरसी इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन इन ए स्टेट। किसी स्टेट के अंदर अगर कोई मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तो उन केसों की जांच पड़ताल आपका एसएचआरसी करता है। इट रिकमेंड्स एक्शन इन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? अब ये क्या करता है? सरकार को क्या करता है? जो राज्य सरकार होती है ना, वो किस तरीके से कार्य करेगी, किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन, उसकी सिफारिश ये राज्य सरकार को करता है। इट प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट द ह्यूमन राइट। और राज्य के अंदर जो नागरिक हैं, उनमें मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी कौन करता है? आपका एसएचआरसी ही करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एनसीडब्ल्यू? तो एनसीडब्ल्यू क्या हुआ? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन 1992। 1992 में एक वैधानिक संस्था की स्थापना की गई, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कहते हैं। इट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये काम करती है। कौन? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इट इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वुमेन राइट। और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, तो उससे उसकी जांच पड़ताल करने का काम भी कौन करता है? आपका नेशनल कमीशन फॉर वीमेन करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनसीडब्ल्यू? एनसीडब्ल्यू क्या करता है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन क्या करता है? तो एनसीडब्ल्यू एग्जामिन द केस ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अगर किसी महिलाओं के साथ में, अगर महिलाओं के साथ में कोई हिंसा हुई है या उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है, तो उस केस की पड़ताल करने का काम आपका एनसीडब्ल्यू करता है। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन द वीमेन रिलेटेड पॉलिसीज। और महिलाओं से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई नीतियां गवर्नमेंट की द्वारा बनाई जा रही है, तो उनमें गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम भी आपका एनसीडब्ल्यू करता है। इट प्रमोट द लीगल अवेयरनेस अमंग द वुमेन। और महिलाओं के बीच में उनकी कानूनी जागरूकता फैलाने का काम भी आपका एनसीडब्ल्यू करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्ड राइट कमीशन? ये चाइल्ड राइट कमीशन क्या है? तो चाइल्ड राइट कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन राइट। बच्चों को भी कुछ अधिकार प्राप्त है, और उन बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए एक वैधानिक संस्था की स्थापना की गई, जिसको हम क्या कहते हैं? द चाइल्ड राइट कमीशन यानी बाल अधिकार आयोग कहते हैं। इट एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चाइल्ड रिलेटेड लॉज। अब ये किस चीज को सुनिश्चित करता है? कि बच्चों से संबंधित जो भी कानून बने हैं, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन चीज को सुनिश्चित करने का काम आपका बाल अधिकार आयोग करता है। इट वर्क्स फॉर द चाइल्ड वेलफेयर एंड द सेफ्टी। और बच्चों के कल्याण और बच्चों की सेफ्टी यानी सुरक्षा के लिए आपका ये बाल अधिकार आयोग काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एस्टेब्लिश्ड? जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2007। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। इट वाज क्रिएटेड अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट। और ये क्या हुआ? इट वाज क्रिएटेड अंडर द कमीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट। तो बच्चों का जो अधिकार था, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट था, बच्चों के इसका गठन हुआ था बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया गया। इट सेफगार्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन। ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन? बाल अधिकार आयोग के कार्य क्या है? द चाइल्ड राइट कमीशन इन्वेस्टिगेट द वायोलेशन ऑफ द चाइल्ड राइट। जो बाल अधिकार आयोग है, वो बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। इट मॉनिटर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये
क्या करता है, निगरानी करता है बाल संरक्षण के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी निगरानी करता है। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसीज, और ये सरकार को बाल कल्याणकारी नीतियों के ऊपर सलाह देने का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से बनता है व्हाट इज मीन्ड बाय राइट बेस्ड गवर्नेंस इन इंडिया। राइट बेस्ड गवर्नेंस इन इंडिया का मतलब क्या है? द राइट बेस्ड गवर्नेंस मीन्स द गवर्नेंस बेस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स राइट। राइट बेस्ड गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसी गवर्नमेंट जो सिटीजन्स राइट यानी नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, राइट बेस्ड गवर्नेंस कहते हैं। इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये किस चीज को सुनिश्चित करती है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इट प्रमोट्स सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, और ये सामाजिक न्याय और सामाजिक इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी समानता को प्रमोट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट। ये ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस, तो नागरिकों का शोषण ना हो और नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार ना किया जाए, इसी चीज को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? आपके ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस करते हैं। दे इंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, और ये ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ही होते हैं यानी मानवाधिकार से संबंधित संस्थाएं होती है जो सरकार की जवाबदेही को तय करती है। दे प्रमोट डेमोक्रेटिक एंड जस्ट सोसाइटी, और ये ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन एक प्रजातांत्रिक और एक न्यायपूर्ण जो समाज होता है उसको प्रमोट करने का काम भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। मानव गरिमा की रक्षा से आप समझते क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति का अपना एक मूल्य होता है, हर एक व्यक्ति का मूल्य और सम्मान इस समाज में बचा रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन और ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं। कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान इस समाज के अंदर बना रहे, उसका अपना एक मूल्य हो, उसी की सुरक्षा करना क्या कहलाता है? ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा कहलाता है। इट एंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, और आपकी गरिमा कैसे बनी रहेगी? जब आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण इस समाज में नहीं किया जाएगा, और समाज आपके साथ किसी भी आधार पर, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे आपका लिंग हो, उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो समाज में आपके साथ शोषण नहीं हो और समाज में आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इसी चीज को सुरक्षित करना ह्यूमन डिग्निटी कहलाता है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और मानव अधिकारों का इसको क्या माना जाता है? आधारशिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू राइट्स इंस्टीट्यूशन हेल्प वल्नरेबल ग्रुप्स। तो राइट इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट वीमन, चिल्ड्रन एंड मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। तो हमारे समाज के अंदर क्या है, कुछ वंचित वर्ग हैं, कुछ कमजोर वर्ग हैं, जिसके अंदर हम महिलाओं को शामिल करते हैं, बच्चों को शामिल करते हैं, और वंचित वर्ग यानी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को शामिल करते हैं। इन्हीं के अधिकारों को सुनिश्चित करने का, इन्हीं के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम क्या करते हैं? राइट इंस्टीट्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अधिकार संबंधी संस्थाएं जो होती है वो महिलाओं को, बच्चों को और समाज के वंचित वर्गों को उनके अधिकारों को मुहैया कराती है, उनके अधिकारों की रक्षा करती है। दे इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ अब्यूज एंड इनजस्टिस, और इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई अब्यूज के केस आ जाते हैं, कोई शोषण के केस आ जाते हैं या अन्याय के केस आ जाते हैं, तो उनकी पड़ताल करने का काम भी ये राइट इंस्टीट्यूशंस यानी अधिकार आधारित संस्थाएं करती है। दे प्रोवाइड लीगल एंड सोशल सपोर्ट, और ये संस्थाएं इन लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे समाज का वंचित वर्ग हो, उनको कानूनी और सामाजिक सहायता मुहैया करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बनता है हाउ डू राइट्स इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। ये अधिकार संस्थाएं लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? तो राइट इंस्टीट्यूशन एंश्योर्स टू प्रोटेक्ट सिटीजंस राइट। जो राइट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो अधिकार संस्थाएं होती है, वो क्या करती है? जो सिटीजन राइट होते हैं, नागरिकों के अधिकार होती है, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा करना सुनिश्चित करती है। दे प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, शासन में पारदर्शिता लाती है और शासन को नागरिकों के प्रति जिम्मेदार बनाती है और शासन की जवाबदेहिता तय करती है। एंड दे स्ट्रेंथन पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस, और गवर्नेंस के अंदर पब्लिक ट्रस्ट यानी लोगों का जो विश्वास है उसको मजबूत करने का काम भी ये राइट इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन। अब इस यूनिट से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। डिस्कस द रोल एंड द फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। फुल फॉर्म याद रखनी है, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द इंपॉर्टेंट ऑफ एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इन प्रमोटिंग द राइट बेस्ड गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर अधिकार आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए राज्य अधिकार आयोग के महत्व की समीक्षा कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एनालाइज द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एंड चाइल्ड राइट कमीशन इन प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल सोसाइटी
सेक्शंस इन द ग्रुप, ठीक है। ये तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूरे चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, जो इस पेपर की लास्ट यूनिट है। उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल बन सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इस पर बात की गई है व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एनसीएससी, यानी एससी आयोग जो बना है उसके बारे में कुछ बताइए, ये है क्या। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। तो हमारे यहाँ जो अनुसूचित जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनके राइट्स, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था का निर्माण किया गया। उसी को क्या कहा गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया। तो एनसीएससी जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक आपकी संवैधानिक संस्था है। और क्यों इसकी स्थापना की गई, ताकि जो शेड्यूल कास्ट है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ या उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इट सेफगार्ड्स देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन। जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक अन्याय नहीं हो और समाज में उनका एक्सप्लॉइटेशन या शोषण नहीं हो, इस चीज से सुरक्षित करने के लिए इस एनसीएससी का गठन किया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन किया गया। इट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम। और ये किस चीज की निगरानी करता है कि जो एससी एसटी के लोग, एससी के लिए जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाएं लागू लागू की जा रही है, वो सही तरीके से लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, उस चीज को मॉनिटर, निगरानी करने का काम ये एनसीएससी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एनसीएसटी क्या है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्राइबल राइट्स। अब हमारे यहाँ क्या है, कुछ ट्राइबल राइट्स भी है, कुछ अनुसूचित जनजातियां भी है, तो उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, एक संवैधानिक संस्था बनाई गई, और उसी को क्या कहा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ट्राइबल जो जातियां थी, जो जनजातियां थी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था का निर्माण किया गया, और उसी को एनसीएसटी कहा गया, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इट एंश्योर्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अनुसूचित जनजाति के लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो, इसी को सुनिश्चित करता है आपका एनसीएसटी। एंड इट मॉनिटर सेफगार्ड टू प्रोवाइड टू देम। और ये इस चीज की निगरानी करता है कि भैया उनके लिए संरक्षण के उपाय जो किए जा रहे हैं वो सही किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो है व्हाई वर एनसीएससी एंड एनसीएसटी एस्टेब्लिश। ये दो आयोग जो स्थापित किए गए, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग, इन दोनों का मतलब क्या था, क्यों एस्टेब्लिश किए गए। एनसीएससी एंड एससीएसटी वर द एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के जो वंचित वर्ग है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो समाज के जो वीकर सेक्शन थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एनसीएससी और एनसीएसटी को बनाया गया। दे प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनका शोषण ना हो, उसी को रोकने के लिए एनसीएससी और एनसीएसटी की स्थापना की गई। दे प्रोमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। और ये एनसीएससी और एनसीएसटी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग इस चीज को प्रमोट करते हैं, सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से हमारे लिए बनता है, व्हाट इज द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। आपको ये याद रखना है कब कब आए थे ये। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया था, वन अधिकार अधिनियम, उसका उद्देश्य क्या था, ये क्या है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 यू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी जातियां भी है, जनजातियां भी है, जो जंगल में निवास कर रही है। अब उनके पास भी कुछ अधिकार है, उन्हीं के अधिकारों की पहचान के लिए 2006 के अंदर 2006 में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था। तो वन अधिकार अधिनियम क्या करता है, जो जंगल में रहने वाली जनजातियां हैं, जो जंगल में रहने वाले समुदाय हैं, उनके राइट्स को पहचानता है एंड प्रोवाइड लीगल राइट्स ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड द रिसोर्सेज। और जो जंगल है, जो जंगल की जमीन है और जंगल से जो संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनके ऊपर इन जातियों का, जो वनवासी हैं, उन लोगों का अधिकार है। इस चीज को वनवासियों को मुहैया कराता है आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जंगल की भूमि पर और जंगल के रिसोर्सेज पर उनका भी अधिकार है, इस चीज को सुरक्षित करता है कौन, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इट एम्स टू एंश्योर द लाइवलीहुड सिक्योरिटी। क्योंकि जंगल के लोगों का अगर जंगल के संसाधन पर अधिकार नहीं रहेगा तो उनकी आजीविका पर खतरा पड़ जाएगा। इसीलिए उनकी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए ही इस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट। जो वन अधिकार अधिनियम बना था, इसके लाभान्वित लोग कौन है। तो द बेनिफिशियरीज ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट आर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर
ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो जंगलों में निवास करती है और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो इसके फायदे उठाने वाले लोग यानी लाभार्थी हैं। यानी ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया था, इसका लाभ बेसिकली किन लोगों को मिलेगा? एक तो जो लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, यानी जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको ही वन अधिकार अधिनियम 2006 का लाभ मिलेगा। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट एंड द लाइवलीहुड। और इनको क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जंगलों पर पूरी तरीके से निर्भर है, अपने लाइवलीहुड, अपने जीवन के लिए, अपने आजीविका के लिए पूरी तरीके से जंगल पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत ये अधिकार दिए गए। द एक्ट प्रोटेक्ट द देयर ट्रेडिशनल राइट। और ये जो एक्ट है उनके ट्रेडिशनल राइट यानी पारंपरिक अधिकार जो होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर? इस फॉरेस्ट ड्वेलर से आप क्या समझते हैं? वनवासी क्या होते हैं? ठीक है, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर द कम्युनिटीज लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर द जनरेशन। तो कई ऐसी पीढ़ियों से रहते आ रहे समुदाय हैं जो जंगलों के अंदर निवास कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों से ही कहाँ पे रहते आ रहे हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जो अपनी कई पीढ़ियों से जंगल के अंदर रहते हुए आ रहे हैं, उन्हीं को हम ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर यानी परंपरागत वनवासी कहते हैं। दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर द रिसोर्सेज इन द सर्वाइवल। अपने संसाधनों के लिए और अपने आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए वो पूरी तरीके से इन जंगलों के ऊपर निर्भर है। देयर राइट्स आर प्रोटेक्ट अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। और इन्हीं नागरिकों के लिए, इन्हीं जो वनवासी हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट? फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार दिए गए? तो द एक्ट प्रोवाइड द राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये क्या करता है? ओ, ये क्या करता है? ये अधिनियम वन भूमि और लघु वन उपज पर अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इट एंश्योर द राइट टू रेजिडेंस एंड कल्टीवेशन। खेती आप जंगल की जमीन पर कर सकते हो और जंगल की जमीन पर आप रेजिडेंस भी कर सकते हो, इस चीज को भी सुनिश्चित करता है। इट प्रोटेक्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उनके वन संसाधनों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन राइट बेस्ड गवर्नेंस? राइट बेस्ड गवर्नेंस जो होती है उसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? तो जुडिशरी प्रोटेक्ट द सिटीजंस राइट्स थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। तो जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, वो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से, यानी जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से जो और नागरिक है उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है। इट एंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये किस चीज को सुनिश्चित करती है आपकी जुडिशरी? कि एक तो जो सिटीजन्स को राइट मिल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो संवैधानिक प्रावधान है उनको सुनिश्चित करने का काम हमारी जुडिशरी करती है। यानी संविधान में नागरिकों के लिए जो प्रोविजंस किए जा रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका करती है। इट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, उनकी संरक्षक माना जाता है किसको? इस न्यायपालिका को माना जाता है। यानी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए जुडिशरी हमारी सपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से हमारे लिए बनता है, हाउ डज जुडिशरी प्रोटेक्ट द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी? जो वंचित वर्ग है ना, उनकी सुरक्षा हमारी न्यायपालिका कैसे करती है? तो जुडिशरी प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। हमारे समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको कानूनी सुरक्षा प्रोवाइड कराती है कौन? हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका। इट प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, किसी भी प्रकार का शोषण इन वंचित वर्गों का नहीं हो, उस चीज को प्रिवेंट करती है, रोकती है हमारी न्यायपालिका। एंड इट एंश्योर द इक्वल जस्टिस टू ऑल सिटीजन। और सभी नागरिकों को समान न्याय मिले, उस चीज को सुनिश्चित भी करती है हमारी न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल जस्टिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या होता है? तो सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के अंदर जितने भी वर्ग हैं उन सभी के साथ बराबरी का बर्ताव किया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय कहते हैं। इट एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन। और जो समाज के गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करता है हमारा सामाजिक न्याय। इट प्रोमोट्स इक्वलिटी एंड ह्यूमन इंटीग्रिटी। समाज में समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने का काम भी क्या करता है? सोशल जस्टिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, हाउ डू कमीशन हेल्प शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स? आयोग अनुसूचित जाति और जनजाति की सहायता कैसे करता है? तो कमीशन मॉनिटर द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द SC ST। जो आयोग होता है वो क्या करता है? ये देखता है कि भैया SC ST के लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हो रही है उनकी निगरानी करता है आयोग। दे इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट ऑन इनजस्टिस। यदि SC ST के लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई इनजस्टिस अन्याय होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेट करने का काम भी आपका ये आयोग ही करता है। दे रिकमेंड करेक्टिव मेजर्स टू द गवर्नमेंट। और सरकार को
कुछ करेक्टिव मेजर्स अपनाने चाहिए, कुछ सुधारात्मक तरीके अपनाने चाहिए। इस चीज़ का सुझाव भी हमारा ये आयोग ही गवर्नमेंट को देता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन? शोषण से संरक्षण आप क्या समझते हैं? प्रो तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन मीन्स द सेफगार्डिंग पीपल फ्रॉम द अब्यूज़ एंड इनजस्टिस। लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अब्यूज़ यानी किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो और उसके पास अन्याय ना हो, इस चीज़ से सुरक्षित रखने को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण से सुरक्षा कहते हैं। इट एंश्योर्स डिग्निटी एंड सिक्योरिटी। तो लोगों की सुरक्षा को, लोगों की गरिमा को ये सुनिश्चित करता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन इस चीज़ को देखता है कि लोगों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार तो नहीं हो रहा, उसके पास किसी प्रकार का अन्याय तो नहीं हो रहा और मानवीय गरिमा और मानवीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम भी हमारा ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन करता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट और प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मानव अधिकार कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज? जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स है यानी सामुदायिक वन संसाधन से हम समझते क्या है? तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मींस फॉरेस्ट लैंड यूज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज, ठीक है? फॉरेस्ट जो लैंड है आपका, जो उसका यूज और उसका प्रोटेक्शन जो लोकल कम्युनिटीज है, जो स्थानीय समुदाय है, जब वो करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज कहते हैं। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? जो फॉरेस्ट लैंड है उसका यूज किया जाना और उसको प्रोटेक्ट किया जाना वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, वहाँ के स्थानीय समुदाय के द्वारा, उसी को कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज कहते हैं। इट सपोर्ट देयर लाइवलीहुड एंड कल्चर। तो वनवासी जो होते हैं उनकी आजीविका को और उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम, उसमें हेल्प करने का काम, उसको सपोर्ट करने का काम ये करता है। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया था उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें से बनता है वो है, व्हाई इज प्रोटेक्शन ऑन द ट्राइबल राइट्स इंपॉर्टेंट? जनजातीय अधिकारों की रक्षा क्यों आवश्यक है? तो प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल राइट्स एंश्योर देयर लाइवलीहुड एंड कल्चरल आइडेंटिटी। जो जनजातीय अधिकारों की रक्षा है वो उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखती है। इट प्रिवेंट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन। अब जनजातियों के जो अधिकार है अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो ना तो वो अपनी जगह को छोड़ करके जाएंगे और ना ही उनका शोषण होगा। तो इस चीज को रोकने का काम भी ये करती है। इट प्रोमोट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट और समावेशी विकास जो हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, चाहे वो गांव में रह रहा हो, चाहे वो शहर में रह रहा हो, चाहे वो वन में रह रहा हो, इसी को प्रमोट करने का काम हमारी ट्राइबल राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बनता है, हाउ डज राइट बेस्ड गवर्नेंस प्रमोट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट? जो समावेशी डेवलपमेंट है, समावेशी विकास है, सभी लोगों का विकास है, उस चीज को राइट बेस्ड गवर्नेंस किस तरीके से प्रमोट करती है? तो राइट बेस्ड गवर्नेंस एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो ये राइट बेस्ड गवर्नेंस होती है, अधिकार आधारित जो शासन होता है, वो क्या करता है? ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जितने भी वर्ग है, गवर्नेंस के अंदर उनके पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग को ही प्रमोट करता है ये अधिकार आधारित शासन। अधिकार आधारित शासन ये कहता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का जो होगा, समाज में प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का उस गवर्नेंस, उस प्रशासन के अंदर क्या होगा? सहभागिता होगी। इस चीज को सुनिश्चित करने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रुप। और ऐसे वर्ग जिनको कमजोर वर्ग कहते हैं हम समाज के, उनको ही प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा करने का काम भी राइट बेस्ड गवर्नेंस करता है। इट प्रमोट द इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। और समाज में समानता और सामाजिक न्याय की भावना को बढ़ावा देने का काम भी हमारा ये राइट बेस्ड गवर्नेंस ही करता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे इस यूनिट में से। अब देख लेते हैं कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इस यूनिट में से हमारे लिए बनते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए इस यूनिट से बनता है वो है, एग्जामिन द रोल ऑफ जुडिशरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। 12 में मानव अधिकारों की सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका पर विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ इन प्रमोटिंग द ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। एंड एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन स्ट्रेंथनिंग द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। जो पीआईएल है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है कि भारत में मानव अधिकारों को सुदृढ़ करने में जनहित याचिका यानी पीआईएल का क्या महत्व है, इस चीज को भी बताइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारी इस यूनिट से बनते हैं। आप सभी ने देखे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ गए होंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहे। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।